नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्रोनो ज्ञान पर। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम इस चैनल पे करंट अफेयर से संबंधित जो भी हमें मिलेगा हम वहाँ पे पढ़ेंगे। तो हम आज 30 दिसंबर में भारत में और राजस्थान में जो भी इवेंट हुए हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इन उन इवेंट्स को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का पहला टॉपिक 30 दिसंबर 2025 का भारत का टॉपिक। सबसे पहले तो देखिए, 1 सेकंड। सबसे पहले हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है, आर्ट एंड कल्चर में देखें हम। अगर हम आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से देखें, तो ये टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। राष्ट्रपति ने जमशेदपुर में 22वें पारसी महा और ओल्ड चिक की शताब्दी समारोह में भाग लिया। ये चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या होता है, इसका कॉन्टेक्स्ट। ये क्या? ये ओल्ड चिक की लिपि है क्या? ये एक प्रकार की स्क्रिप्ट है जिसको 1925 ईस्वी में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने बनाया था। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने बनाया था। किस लिए बनाया था? संथाल भाषा के लिए। संथाल भाषा के लिए। ये संथाल भाषा उससे पहले देवनागरी लिपि या अन्य लिपियों में बोली जाती थी। इससे क्या होता था? इससे इनके शब्दों का लोप हो जाता था। मतलब ये लिपि पूर्णतः नहीं बोली जाती थी। जैसे आज देखें, राजस्थानी की अगर बात करें, तो राजस्थानी की लिपि में आज लय शब्द बोला ही नहीं जाता कहीं। इसको देवनागरी में लिख ही नहीं सकते आप लय को। तो वैसे ही संथाल भाषा के लिए अलग से एक लिपि का सृजन किया गया, ओल्ड चिकी लिपि का। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, ओल्ड चिकी लिपि का संबंध किस भाषा से है? तो किससे है? संथाल भाषा से। और महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन कब आता है? 25 दिसंबर को। उस दिन इसका संविधान लिखा गया, इसी भाषा में, इसी लिपि में, संथाली भाषा में संविधान लिखा गया भारत का। ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिखा गया है। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी। इन 1925 पंडित रघुनाथ मुर्मू क्रिएटेड ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट फॉर द संथाली लैंग्वेज। ओके? On 25th December 2025, 2025, on the occasion of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee's birth anniversary, the Constitution of India was released in Santhali language. In संथाली लैंग्वेज। और कौन सी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है? ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट में। ठीक है? ये हमारा पहला टॉपिक था आज का। आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ये दूसरा टॉपिक देखो, साइंस एंड टेक। ये हम साइंस एंड टेक में इसको डाल सकते हैं, इस टॉपिक को। क्या है? देखो, इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे पहले न्यूज क्या है कि प्राचीन भारतीय सिलाई जहाज तकनीक से निर्मित आईएनएसवी कोडिंग जहाज पोरबंदर से ओमान के मस्कट के लिए अपनी पहली यात्रा पर रवाना हुआ। कहां से हुआ है? पोरबंदर टू मस्कट। मस्कट कहाँ पे है? ओमान में। ओमान जो कंट्री है गल्फ में, अपने यहाँ पे अरब अरब सागर के पास में ही है। वहां पे रवाना हुआ है ये जहाज। इसकी खास बात क्या है कि ये इंडियन शिप टेक्नोलॉजी से है। जो टेक्निक हमारे यहाँ पे 5वीं 6वीं शताब्दी में चलती थी, 5वीं 6वीं शताब्दी में। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें लकड़ियों का गट्ठा बनाते थे। उनको किससे बांधते थे? किले तब होती नहीं, तो किलों की जगह उनको नारियल की जटाओं को ऐसे गूंथ के बांधा जाता था। मतलब हर तरह से एक प्राकृतिक चीजों का उपयोग किया जाता था। प्राकृतिक चीजों का उपयोग करके इसको बनाया जाता था। और ऐसी ही तकनीक से ये देख लो, ये है कौंडिन्य, इसको बनाया गया है। और क्या है इसका काम? इसका काम यही है कि भारत की समुद्री जीवित विरासत को समुद्री जीवित यात्रा के माध्यम से पुनर्जीवित करना है। तो क्या करना है? वापस से हमें पुनर्जीवित करना है, उसको समझना और मनाने के प्रयासों, मनाने के प्रयास करने हैं। क्या मनाने के प्रयास करने हैं? प्राचीन समुद्री विरासत को। ठीक है? इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। द हिस्टोरिक एक्सपेडिशन मार्क्स a major milestone in India effort to revive, understand and celebrate its ancient maritime heritage. Its ancient maritime heritage through a living ocean voyage. ठीक है? वोयाज कहते हैं इसको। तो वैसे आप कुछ भी बोल सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है कि हमारे देखो अलग अलग क्षेत्र के आते हैं, तो हमारा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप ये मत सोचना कि सर का प्रोनाउंसिएशन ये है, इसको वोयज कह दिया, वोयाज कह दिया। आप शब्दों पे जाओ। शब्दों पे नहीं, आप किस पे जाओ? हमारे भावों पे जाओ। ठीक है? कुछ मैंने थोड़ा सा गलत कह दिया होगा, चलो कोई नहीं। अब देखो, ये भी साइंस और टेक की दृष्टि से, ये भी साइंस और टेक टेक की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है कि डीआरडीओ ने पिनाका की लंबी दूरी गाइडेड रॉकेट का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया है। पिनाका है। पिनाका की श्रेणी का ये कौन सा है? एल आर जी आर, एल आर जी आर, लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट है। ठीक है? अब इसकी लॉन्ग रेंज कितनी है? 120 किलोमीटर। अब आप कहोगे सर 120 किलोमीटर कौन सी लॉन्ग रेंज हो गई? अब देखो, मिसाइल भी इसमें क्या है, हम एक चीज समझते हैं। देखो, दो टाइप की मिसाइल होती है। एक मिसाइल होती है बैलिस्टिक, इसको समझना आप। एक बैलिस्टिक होती है और एक होती है क्रूज मिसाइल। ठीक है? अब जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है ना, उसमें तो
इसकी रेंज होती है थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, यानी कि इसकी जो शॉर्ट रेंज होती है, इसकी तो शॉर्ट रेंज भी 300 टू 1000 किलोमीटर होती है। ये क्रूज मिसाइल होती है ना, इसकी तो लॉन्गेस्ट रेंज होगी ना, वो भी लगभग हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स होगी, यानी कि 500-600 या फिर 200-300, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर होगी। अब इनमें फ़र्क क्या है? देखो, बैलिस्टिक मिसाइल होगी ना, इसको एक बार आपने छोड़ दिया, फिर ये गाइड होके इसको एक बार गाइड करने की ज़रूरत पड़ती है, फिर ये अपने इस पाथ से चलती हुई यहाँ गिरेगी कहीं पे, मान लो ये कोई दुश्मन का जो है, जो भी है, क्या कहते हैं उसको, कोई ठिकाना है, यहाँ पे ये मिसाइल गिरेगी। तो ये इस पाथ में गति करेगी। अब आप जितनी स्पीड से फेंकोगे इसको इस पाथ में, तो ये कभी यहाँ गिर सकती है, यहाँ भी गिर सकती है, यहाँ भी गिर सकती है। ये बैलिस्टिक मिसाइल का पाथ होगा। इसको सिर्फ स्टार्टिंग में गाइड की ज़रूरत होती है। गाइड, ये क्रूज़ मिसाइल होती है ना, ये बिल्कुल लास्ट तक गाइडेड रहेगी। इसको आप ऐसे भी सीधा भी भेज सकते हो। मान लो यहाँ दुश्मन का कोई टैंक आ रहा है, ठीक है? ये कोई दुश्मन का टैंक आ रहा है, तो आप इसको यहाँ पे ऐसे सीधा ऐसे भेजने की बजाय आपको सीधा गाइड करके इसको उड़ा सकते हो। ये पूरे पूरे जो इसकी यात्रा रहेगी ना, पूरी यात्रा के दौरान ये गाइडेड रहती है। पूरी यात्रा के दौरान इसको कौन गाइड कर देता है? एक बार इसको आपने सेट कर दिया किसी दुश्मन के ऊपर, फिर ये उसको मार के ही दम लेती है। इसको फायर एंड फॉरगेट के कांसेप्ट पे ये चलती है कि एक बार दागो और भूल जाओ, क्रूज मिसाइल। इसीलिए इसकी क्या है कि थोड़ी रेंज कम होती है। और एक छोटा-सा डिफरेंस इसमें यही था कि इसमें रॉकेट इंजन लगता है और इसमें जेट इंजन। ये डिफरेंस है कुछ मिसाइल्स के। बैलिस्टिक मतलब एक बार इसको छोड़ दो, गाइड कर दो, उसके बाद ये अपने आप गिरेगी। क्रूज का मतलब एक बार इसको छोड़ दिया, उसके बाद भी ये कंटिन्यू उसको गाइड करती रहेगी। अगर मान लो ये टैंक यहाँ पे आ गया, ये टैंक मान लो यहाँ पे आ गया, तो ये फिर अपना पाथ चेंज करके इसको यहाँ पे उसको शूट करेगी, यहाँ पे इसको टारगेट करेगी। तो ये एकदम सटीक निशाने लगाने के लिए एकदम सटीक निशाना चाहिए, एकदम बिल्कुल प्रिसाइज़ चाहिए हमें, सटीक निशाना चाहिए, तो हम क्रूज़ मिसाइल का उपयोग करते हैं। और इसमें क्या होती है, दूरी ज़्यादा नहीं होती। इसीलिए देखो, इसीलिए यहाँ पे यूज़ किया गया है लॉन्ग रेंज अप टू 120 किलोमीटर, अप टू 120 किलोमीटर, यानी कि ये क्रूज़ मिसाइल है और 120 किलोमीटर, इसीलिए इसको हमने लॉन्ग रेंज कहा गया है। ये फ़र्क मैंने आपको समझा दिया। अब देखो इसमें देख लेते हैं कि द फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट फॉर द पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट वाज कंडक्टेड फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट लोकेटेड इन चांदीपुर। चांदीपुर में ये क्या है, एकीकृत परीक्षण रेंज है। चांदीपुर कहाँ? ओडिशा में। चांदीपुर ओडिशा में है। यहाँ पे मिसाइलों की परीक्षण के लिए एक एकीकृत रेंज है, एकीकृत परीक्षण रेंज है। यहाँ पे मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है उड़ीसा में, चांदीपुर में, ठीक है? वहाँ पे इसको प्रक्षेपण किया है। और कोई ना कोई रॉकेट किसी न किसी लॉन्चर से लॉन्च होती है, तो इसको पिनाका नाम का एक लॉन्चर है, खुद ही पिनाका लॉन्चर है, उसी से ही लॉन्च किया गया है। जो क्या करता है, बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। एक ही लॉन्चर से, इसका मतलब एक ही लॉन्चर से हम विभिन्न रेंज के पिनाका वेरिएंट लॉन्च कर सकते हैं। इस पिनाका वेरिएंट से हम एक ही सॉरी पिनाका से इसके लॉन्चर से हम भिन्न प्रकार की मिसाइलें लॉन्च कर सकते हैं। तो देख लेते हैं इंग्लिश में। द LRGR लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम द इन सर्विस पिनाका लॉन्चर, डेमोन्स्ट्रेटिंग इट्स वर्सैटिलिटी एंड प्रोवाइडिंग लॉन्च कैपेबिलिटी ऑफ पिनाका वेरिएंट ऑफ डिफरेंट रेंज फ्रॉम द सेम लॉन्चर। एक ही लॉन्चर से डिफरेंट वेरिएंट पिनाका के हम लॉन्च कर सकते हैं। ये इसकी खूबसूरती है। और मेन तो हमने देख ही लिया साइंस एंड टेक की दृष्टि से, इसका ये LGR लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट है, यानी लगभग क्रूज के ही अंडर आता है। अब ये पर्सन इन न्यूज़ में देखो कुछ एग्जाम्पल होते हैं एसएससी और, हालांकि यूपीएससी तो नहीं पूछती, लेकिन पर्सन एसएससी और आरपीएससी ऐसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछ सकती है। पर्सन इन न्यूज़ दोहा में आयोजित हुआ है फिडे विश्व कप रैपिड शतरंज है। इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किसने जीता है? अर्जुन एरिगेसी। ये हमारे देश के 54वें ग्रैंड मास्टर है, तेलंगाना से बिलोंग करते हैं और 54वें ग्रैंड मास्टर है। इन्होंने यहाँ पे क्या किया, कांस्य पदक जीता, यानी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनको क्या दी है, बधाई दी है। तो ये चर्चा में है। और इसी दोहा में एक रैपिड होता है, रैपिड शतरंज, ठीक है, ये भी रैपिड शतरंज था दोनों, ठीक है। रैपिड शतरंज में ये एक महिला जीती है, भारत की महिला थी कोनेरू हम्पी। ये इंडिया की पहली महिला ग्रैंड मास्टर है और भारत की 7वीं। वैसे नंबर वाइज देखें ना, तो जैसे मान लो विश्वनाथ आनंद पहले हो गए ग्रैंड मास्टर, तो वैसे चलता है 7th नंबर पे इनका आता है, कोनेरू हम्पी का। और पहली महिला है ये जो भारत की ग्रैंड मास्टर है। इन्होंने भी ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज जीता है दोहा में। अब
प्रश्न 2 बनते हैं। एक तो ये FIDE विश्व चैंपियन रैपिड शतरंज कहाँ आयोजित हुई थी? दोहा में। और पुरुषों में किसने जीता है? अर्जुन एरिगेसी ने ब्रॉन्ज मेडल। और लेडीज़ में, महिलाओं में कोनेरू हम्पी ने क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। दोनों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है, ठीक है? इसको फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का दिल्ली घोषणा पत्र, ये मेंस की दृष्टि से, पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली घोषणा पत्र क्या है और दिल्ली घोषणा पत्र पे क्या चीजें हैं। देखो, पारंपरिक नाम ही बता रहा है कि पारंपरिक चिकित्सा हमें ट्रेडिशनल जो अपना जो चिकित्सा है उसको, और जो मॉडर्न ट्रीटमेंट है, ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है, इन दोनों को साथ लेके चलना है। तो ये कहाँ हुआ है? कि भारत मंडप, नई दिल्ली में जो भारत मंडप बना है उसमें 17 से 19 दिसंबर के बीच हुआ था। आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी आयुष और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनके तत्वाधान में इसको क्या किया गया था? इस सम्मेलन को आयोजित किया गया था। और इसका ध्येय वाक्य क्या था? इसका विषय क्या था? संतुलन पुनर्स्थापना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास। संतुलन पुनर्स्थापना करनी है, यानी इंग्लिश में देखें तो रिस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस। ये इसका क्या था? थीम थी। ये इसकी थीम। तो पूछा जा सकता है कि जो हाल ही में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन का पारंपरिक चिकित्सा पे दिल्ली घोषणा पत्र हुआ था, उसकी थीम क्या थी? उस संगठन की जो शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? उसपे क्या था? संतुलन पुनर्स्थापना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास। ये इसकी क्या थी? थीम थी। ठीक है? अब आगे देखते हैं, इसमें कुछ घोषणाएँ हुई थी। देखो, इस इंफोग्राफिक के माध्यम से आपको बताता हूँ। दिल्ली घोषणा पत्र क्या था? पारंपरिक चिकित्सा का नया अध्याय है। कैसे है? कैसे है कि इसमें पारंपरिक और आधुनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को एकीकरण, इसमें पारंपरिक और आधुनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को, एक सेकंड ना दोस्तों। हाँ, थोड़ा-सा ये डिस्चार्ज हो गया था, उसको चार्ज में लगाया। नहीं, कोई नहीं। पारंपरिक और आधुनिक स्वास्थ्य प्रणालियों का एकीकरण ये करना है। ये एक वैश्विक रोड मैप है, यानी कि हमें जो ट्रेडिशनल जो हमारी जो चिकित्सा थी उसको, और जो आधुनिक मॉडर्न चिकित्सा है इनको साथ लेके हम हमारे ट्रेडिशन का भी फायदा उठाएँ और मॉडर्न का फायदा उठाएँ। इन दोनों को हमें साथ लेके चलना है। इसके ऊपर 4 इसके पिलर हैं। इस घोषणा पत्र के 4 पिलर हैं। कौन-कौन से पिलर हैं? एक तो साक्ष्य आधारित ज्ञान को मजबूत करना, यानी कि जो ज्ञान होगा वो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरी दादी जी कहती थी कि इस चीज़ पे हल्दी लगा दो या इसको सूंठ दे दो। वो चीज़ एविडेंस देखना है कि या वो चीज़ रिलायबल है भी या नहीं भी, वो चीज़ विश्वसनीय है नहीं भी। तो वैज्ञानिक मानक होना चाहिए उसके साथ। वैज्ञानिक मानक सही कहते हैं तो फिर उसको एक्सेप्ट करो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है? तो साक्ष्य आधारित ज्ञान को मजबूत करना। दूसरा क्या है? सुरक्षा, सेफ्टी होनी चाहिए, गुणवत्ता और सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित करना है। हमें सुरक्षा होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए और सबका विश्वास होना चाहिए। जैसे शुरुआत में कोरोना वैक्सीन आई थी, लोगों को विश्वास नहीं था, उसकी क्वालिटी पे भी विश्वास नहीं था। तो ये विश्वास हमें सुनिश्चित करना है, दोनों को लाने से पहले, यानी उत्पादों, प्रक्रियाओं और प्रशिक्षकों के लिए भरोसेमंद मानक स्थापित करना। तीसरा क्या है? कि स्वास्थ्य प्रणालियों में सुरक्षित एकीकरण। एकीकरण कैसे? कि विशेष रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर पारंपरिक चिकित्सा को शामिल करना। जब हम स्टार्टिंग लेवल पे ग्रामीण लेवल पे जाते हैं, वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर होते हैं। वहाँ पे आप पारंपरिक चिकित्सा को अपनाना शुरू कर दो। सीधी कोई आप इसको एलोपैथी की दवाई देने की जगह सीधी कोई आप पारंपरिक चिकित्सा का भी उपयोग कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है? और ये तो हमेशा याद रखना ही है कि नवाचार और डिजिटल, यानी कि एआई का प्रयोग, डेटा के पहुँच, ये सब जीनोमिक्स का उपयोग करना, ये सब तो इसके साथ चलता ही रहेगा। और डब्ल्यूएचओ के जो महानिदेशक हैं, वो हैं डॉक्टर टेड्रोस। वो क्या कहते हैं कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और पारंपरिक चिकित्सा विज्ञान एक दूसरे के विरुद्ध नहीं बल्कि पूरक है। यानी कि हमें आधुनिक का और पारंपरिक दोनों का क्या है? फायदा उठाना है, न कि एक दूसरे को हमें काटना है। अब इंग्लिश में देख लेते हैं। दिल्ली डिक्लेरेशन क्या कहती है? ए ग्लोबल रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव इंटीग्रेटिव हेल्थ है, इंटीग्रेटिव, ठीक है? ये तो अब मैंने आपको स्टेटमेंट बता ही दिया कि क्या था? मॉडर्न मेडिसिन साइंस एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन साइंस आर नॉट ओपोनेंट बट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है? ओपोनेंट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है। ये देखो, ये मेडिकल मॉडर्न होगी साइंस, ये ट्रेडिशनल साइंस होगी, इनको हमें साथ लेके चलना है।
तब जाके हमारे क्या है कि हमें फ़ायदा होगा, ना कि नुकसान होगा। और इसका एक ये हमारे एक पैराडिग्म हो गया, एक पैटर्न बन गया कि कोलैबोरेशन करना है, नॉट कॉम्पिटिशन, साथ लेना है, कॉम्पिटिशन नहीं करना। इसमें 2 कंट्रियों ने कंट्रीब्यूट किया था और यही 4 पिलर है, ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं। स्ट्रेंथन एविडेंस बेस्ड नॉलेज होना चाहिए, इंश्योर सेफ्टी, क्वालिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट होना चाहिए और इंटीग्रेट इनटू नेशनल हेल्थ सिस्टम है। नेशनल हेल्थ सिस्टम इसको इंटीग्रेट करना है हमारे प्राइमरी हेल्थ लेवल, सबसे पहले प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पे, और फिर वो डिजिटल डिजिटल उपयोग करना है, एआई हो गया, जीनोमिक्स हो गया, इन सब का हमें यूज़ कहाँ करना है, इनमें। ये दिल्ली घोषणा पत्र था। तो ओवरऑल क्या था इसका मतलब कि पारंपरिक ट्रेडिशनल मेडिसिन साइंस और मॉडर्न मेडिसिन साइंस को साथ लेके चलना है, एक-दूसरे के खिलाफ नहीं करना, बस। उसके बाद आगे से आगे जो होते रहेंगे उनको हम देखते रहेंगे। क्या होते रहेंगे? जो इवेंट्स होते रहेंगे, इनके बारे में जो चीज़ें होती रहेंगी वो देखते रहेंगे। पहला कब हुआ था इसमें? पारंपरिक चिकित्सा का पहला सम्मेलन हुआ था 2022 में गुजरात में। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। स्टेटमेंट दिया हुआ आ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट दिया हुआ आ सकता है। तो यही है, दिल्ली घोषणा पत्र के माध्यम से एक पारंपरिक आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों को एकीकरण की एक नई वैश्विक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। एकीकरण किसका होगा? पारंपरिक का और आधुनिक का। द दिल्ली डिक्लेरेशन प्रेजेंट्स ए ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेडिकल सिस्टम। ठीक है? ये अब इंग्लिश में इंटीग्रेशन होना चाहिए किसका? ट्रेडिशनल का और मॉडर्न मेडिकल सिस्टम का। उसके बाद दिल्ली घोषणा पत्र का यह संदेश है कि भविष्य की स्वास्थ्य प्रणालियाँ प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सहयोग पर आधारित होगी। हमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं करना, कॉम्पिटिशन नहीं करना, हमें क्या करना है? कोऑपरेशन करना है। ठीक है? हमें सहयोग करना है, समन्वय करना है। इसीलिए हम इस दिल्ली घोषणा पत्र को एक सही घोषणा पत्र मान सकते हैं। इसी के साथ दिल्ली घोषणा पत्र के बाद आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है आगे वाला टॉपिक। ये देखो, ये थोड़ा-सा क्या है, उबाऊ टॉपिक है, हो सकता है आपको परेशान, लेकिन आज के न्यूज़ में आया है तो मेरे को लगा। संचार मंत्रालय ने क्या किया है, दूरसंचार सुरक्षा तंत्र, दूरसंचार सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 2026 के कुछ रणनीतिक सुधारों की घोषणा की है। कुछ उन्होंने सुधारों की घोषणा की है। अब क्या-क्या किया देख ले। केंद्रीय मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने इनकी घोषणा की है। तो क्या घोषणा की है ये देख लेते हैं, देखो। सॉरी, सबसे पहले रणनीतिक विज़न, स्ट्रैटेजिक विज़न क्या है? ये सुधार क्या करेंगे? आत्मनिर्भर भारत है ना, उसको दृष्टिकोण को सुदृढ़ करेंगे। उसमें डिज़ाइन इंडिया में होना चाहिए, उसका सोल भी इंडिया होना में चाहिए, और स्केल फॉर द वर्ल्ड, ये 3 चीज़ें आत्मनिर्भर भारत के लिए भी ज़रूरी है। डिज़ाइन इन इंडिया, सोल इन इंडिया एंड स्केल फॉर द वर्ल्ड, इन सिद्धांतों के अनुरूप है इनके रणनीतिक विज़न। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना और उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। यानी कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये सब किया है। और इसके साथ-साथ उद्योग के लिए भी, यानी कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी से भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, और इंडस्ट्री जो उद्योग है उसको भी हमें बराबर लेके चलना है। दोनों को कोऑपरेट करने के लिए इस प्रकार की घोषणा, या इस प्रकार के जो क्या सुधार किए गए हैं। अब है क्या सुधार, वो देख लेते हैं। टोटेम सुरक्षा प्रमाणन होता है, एक टोटेम सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन होता है। ये सर्टिफिकेशन किस लिए होता है वो हम आगे देखते हैं। इसलिए पहले इसको तो 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। 1/1/2026 से 2 साल के लिए, यानी 2028 तक इसको बढ़ा दिया गया है। अब ये होता क्या है, किस लिए होता है, वो हम आगे देखेंगे। पहले इंग्लिश वालों को थोड़ा समझाते हैं। स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म इन इंडियाज़ टेलीकॉम सिक्योरिटी इकोसिस्टम, जो इंडिया का टेलीकॉम सिक्योरिटी इकोसिस्टम है, उसमें कुछ स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म किए। किसने किए हैं? यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुछ अनाउंसमेंट की है, ठीक है? ये अनाउंस किए हैं। क्या है? पहला स्ट्रेटेजिक विज़न क्या है? दीज़ रिफॉर्म अलाइन विद द आत्मनिर्भर भारत विज़न एंड द प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन इन इंडिया। देयर शुड बी डिज़ाइन इन इंडिया, सॉल्व इन इंडिया एंड स्केल फॉर द वर्ल्ड। ये 3 प्रिंसिपल हैं। तो वो हमारे आत्मनिर्भर भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। द प्राइमरी गोल्स आर टू bolster नेशनल सिक्योरिटी एंड क्रिएट ए रोबस्ट इंडस्ट्री फ्रेंडली एनवायरनमेंट। नेशनल सिक्योरिटी हमारे सबसे पहले है, उसके साथ-साथ हमें इंडस्ट्री फ्रेंडली भी रहना है, नेशनल सिक्योरिटी भी रखनी है, और इंडस्ट्री भी हमारे बराबर ग्रोथ होती रहे, दोनों काम साथ-साथ चलते रहे। तो एक्सटेंशन ऑफ प्रोटेम सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन, ये एक सर्टिफिकेट होता है। जनरली देखो मैं बताऊँ ये किस लिए होता है। ये आईपी राउटर, जो आपके आईपी राउटर लगे होते हैं, और जो वाईफाई सीपीई होता है, वाईफाई के लिए जो सीपी लगा होता है, इनको देखते हैं कि इनकी गुणवत्ता सही होनी चाहिए, इनकी गुणवत्ता, और इनके ऊपर कुछ रूल लगाता है। उसके लिए आपको प्रोटेम सर्टिफिकेट लेना होता है, और ये कब इंक्रीज़ कर दिया है? 2 सालों के लिए। ये 2 सालों के लिए इंक्रीज़ कर दिया है। कब? पहले 2 सालों के लिए था, अब 2 सालों के लिए और इंक्रीज़ कर दिया है, यानी 2026 टू 2028 तक इसको इंक्रीज़ कर दिया गया है। अब देख लेते हैं होता क्या है।
देखो ये मैंने बताया था, ये आईपी राउटर, ये प्रोटेम सर्टिफिकेट, पीटीसी, प्रोटेम सर्टिफिकेट ना, आईपी राउटर और वाईफाई सीपी जैसे उत्पादों के लिए व्यापार निरंतरता सुनिश्चित करता है ताकि लॉन्च के समय कड़े समय सीमा का दबाव कम हो सके, यानी कि आपको ज़्यादा टाइम विलंब ना हो आपका, आप समय से आपका क्या है क्लीयरेंस हो जाए व्यापार में। व्यापार में मतलब आपके इन प्रोडक्ट की क्लीयरेंस हो जाए, वाईफाई सीपीई और आईपी राउटर जैसे उत्पाद। अब तक कुल 107 प्रोटेम प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। ये याद रखो तो ठीक है, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। ओएनटी उपकरणों के लिए ये दूसरा इसमें सुधार किया गया था कि ओएनटी उपकरण है उनके लिए प्रमाणन यानी कि सर्टिफिकेशन वो क्या कर दिया गया है, सरल कर दिया गया है। ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनेटर होता है, ओएनटी उपकरण होते हैं ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनेटर, उनके लिए आईटीएसआर प्रमाणन को प्रक्रिया को सरल बना दिया गया। आईटीएसआर प्रमाण प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। आईटीएसआर क्या हो गई? इंडियन टेलीकॉम सिक्योरिटी एश्योरेंस, इंडियन टेलीकॉम सिक्योरिटी एश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स। ये देखो, ये मेरे को भी इतना नहीं था, मैं भी इसको याद किया है मैंने आपके साथ अभी। इंडियन टेलीकॉम सिक्योरिटी एश्योरेंस रिक्वायरमेंट, ये एक प्रमाण पत्र होता है, ये ज़रूरी होता है किसके लिए? ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल के लिए। तो इस प्रक्रिया को भी सरल बना दिया है। अब कस्टमाइज़ वेरिएंट के नए समूह में एक ही प्रक्रिया के तहत टेस्ट किया जाएगा, जिससे परीक्षण के मामलों में 10 गुना तक की कमी आ जाएगी। यानी कि अब टेस्ट जो भी होगा, जो भी आप किसी भी चीज़ का, किसी भी उपकरण का टेस्ट किया जाएगा तो वो टाइम कम लगेगा उसमें। पहले टाइम ज़्यादा लगता था, तो उद्योग में, इंडस्ट्री में, व्यापार को लॉन्च होने में या किसी प्रोडक्ट को लॉन्च होने में देरी होती थी। अब वो देरी काफ़ी कम हो जाएगी क्योंकि इसमें क्या किया, कस्टमाइज़ कर दिया। अब एक साथ एक प्रक्रिया के तहत ही इनको टेस्ट किया जा सकता है। ओएनटी की सुरक्षा प्रमाण के लिए 1 जनवरी 2026 से अनिवार्य हो गया। अब इसका सुरक्षा प्रमाण यानी ये आईएसटीएआर 1 जनवरी 2026 से सभी के लिए अनिवार्य होगा। चलो इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। It ensures business continuity for products like IP router and Wi-Fi CPE, prevent disrupting in trade. To date, a total 107 ProTem certificate have been issued. अब तक 107 ProTem certificate issued कर दिए गए हैं. To validate these certificately previously increased from 6 months to 2 years to reduce pressure on product launch timeline. कि product launch की जो timeline होती है ना, पहले 2 साल तक का समय लगता था, अब उसको 6 महीने में ही उसको करके लॉन्च करो ताकि स्पीड बढ़े और इंडस्ट्री को फायदा हो। सिंप्लीफाइड सर्टिफिकेट फॉर ओएनटी डिवाइसेस, ओएनटी डिवाइस मैंने बता ही दिया आपको, ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनेटर होता है। इस डिवाइसेस के लिए आपको आईटीएसआर के सर्टिफिकेट चाहिए थे। आईटीएसआर मैंने आपको पहले बता दिया, इंडियन टेलीकॉम सिक्योरिटी एश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स, ये सर्टिफिकेट जरूरी है उनके लिए। अब क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ कस्टमाइज्ड वेरिएंट कैन नाउ बी टेस्टेड अंडर अ सिंगल प्रोसेस, टोटल 10 फोल्ड रिडक्शन। वही बता दिया कि अगर कोई टेस्ट होगा उसमें टाइम कम लगेगा, टेस्ट में टाइम कम लगेगा, इसका मतलब आपका प्रोडक्ट जल्दी लॉन्च होगा, आपका प्रोडक्ट रैपिड रूप से लॉन्च हो जाएगा। ठीक है? तो आपको समय कम लगेगा, आपके पैसे बचेंगे, आपका समय बचेगा और आपका प्रोडक्ट लॉन्च होगा। इसका मतलब आप आसानी से ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में आप आसानी से ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में आप आसानी से काम कर सकते हो। सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन ज़रूरी है 1 जनवरी 2026 से ओटीएन के लिए, सॉरी ओएनटी के लिए, ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनेटर के लिए, ठीक है? इसके बाद देखो और क्या है इसमें, टीएसटी होता है, टेलीकॉम सिक्योरिटी अ, टेस्ट लैबोरेटरी। टीएसटी होता है टेलीकॉम सिक्योरिटी टेस्ट लैबोरेटरी, टेलीकॉम सिक्योरिटी ये रहा। ये पारिस्थितिकी तंत्र ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है। इसमें क्या है कि परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए शुल्क में कटौती है और व्यापार को सुगम बनाने का प्रयास किया गया है। यानी कि टीएसटीएल में नामांकन शुल्क में भारी कटौती होगी। अब दूरसंचार सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशाला है, इसके नामांकन के आवेदन शुल्क में अगर आप ये प्रयोगशालाएँ बना रहे हो, तो इसके नामांकन के लिए आपको 50% तक आपको छूट दे दी गई है। इससे पहले इसमें 90% तक ऑलरेडी छूट दे दी गई थी, वो हम आगे देखेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? परीक्षण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और सुरक्षा आश्वासन में व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। समावेशी प्रोत्साहन और रियायतें भी हैं। क्या रियायतें मिली है? 50% की छूट दी गई है। किसको छूट दी गई है? भारतीय स्टार्टअप्स हो और महिला जिनकी मालकिन कौन हो? महिला हो, जिनकी मालकिन लेडीज हो, उन उद्यम को, उन एंटरप्राइजेस को 50% की छूट मिल जाएगी और पूर्ण शुल्क माफी होगी। केंद्र और राज्य सरकार की परीक्षण एजेंसियां है ना,
या सरकारी संस्थानों और आईआईटी के लिए कोई प्रकार का शुल्क नहीं है, ठीक है? अगर वो ऐसी लैबोरेटरी क्रिएट करती हो तो। ये देख लो, हम इंग्लिश में देख सकते हैं, मैसिव कट इन टीएसटीएल एप्लीकेशन फीस है, एप्लीकेशन फीस फॉर द डेजिग्नेशन ऑफ टेलीकॉम सिक्योरिटी टेस्टिंग लैबोरेटरीज। The testing laboratories have been slashed by more than 50%. Currently, there are 9 designed TSTL across India covering 27 टाइप ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट। ये तो जरूरी नहीं है इतना हमारे लिए, लेकिन ये देखो इंक्लूसिव इंसेंटिव और वेवर है। वेवर कर किसने कर दिया? 50% डिस्काउंट कर दिया। किसके लिए? इंडियन स्टार्टअप्स के लिए एंड वुमन ओन्ड एंटरप्राइजेस। जो एंटरप्राइजेस वुमन के द्वारा ऑन किए गए हैं, जो जिनका प्रोपराइटर या मालिक कौन है? वुमन हो, ठीक है। फुल फी वेवर है किसके लिए? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की टेस्टिंग एजेंसी के लिए, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और आईआईटीज के लिए फ्री फिल, और ये एकदम बिल्कुल फ्री है सब कुछ, ठीक है। और इसमें क्या हो गया कि अनुपालन बोझ है, कंप्लायंस बर्डन और सुरक्षा परीक्षण लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी। अब तो कंप्लायंस बर्डन भी कम होगा और सुरक्षा परीक्षण की लागत में भी कमी आएगी, क्योंकि यहाँ भी टेस्टिंग एजेंसी, यहाँ भी टेस्टिंग एजेंसी, सब जगह टेस्टिंग एजेंसी होगी, तो हमें कहीं से भी करवा सकते हैं और कम रेट में करवा सकते हैं। स्वदेशी संचार सुरक्षा परीक्षण बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये तो सिर्फ पढ़ने वाली बातें हैं। अब इसमें से ऐसा कुछ खास है नहीं। ये देखो, विश्वसनीय वैश्विक दूरसंचार विनिर्माण में परीक्षण हब के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। ये भी वो इतना खास नहीं है। अतिरिक्त जानकारी ये देखो, जुलाई 2025 में वही दूरसंचार विभाग ने पहले ही इसी टीएसटीएल में कितनी 95% तक की कटौती कर दी थी। अब 50% बची हुई भी और कर दी है। अब उपयोगी उपागम यही है कि वे डिजिटल सुरक्षा मार्ग में निर्माण के रूप में देखा जा सकता है, जहां सरकार ने केवल टोल शुल्क कम कर दिया है, बल्कि सुरक्षा नियमों को भी सरल बनाया है, ताकि स्वदेशी कंपनियां बिना किसी रुकावट के तेज गति से आगे बढ़ सके। स्वदेशी कंपनियों के लिए बना दिया, इंडियन स्टार्टअप्स के लिए है, और वो अपना स्थान बना सके वहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे। यही इंग्लिश में है। इंग्लिश में भी आप पढ़ लो बस इसको। दीज मेजर्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन ऑफ द कॉस्ट एंड सिक्योरिटी टेस्टिंग। The reform are designed to establish Indian as trusted global telecom manufacturing and testing hub। इसीलिए बता कि हम ट्रस्टेड ग्लोबल टेलीकॉम और मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग हब बन जाए, यानी कि हमारे उत्पाद विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हो और हमारी टेस्टिंग जो लैब है वो भी विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हो। सॉरी, ये मैंने आपको बता ही दिया। जुलाई 2025 में 95% तक रिड्यूस कर दिया गया था टीएसटीएल फीस को। ये जो टीएसटीएल फीस थी, इसको रिड्यूस कर दिया गया था बिल्कुल 95% तक, जुलाई 2025 तक। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ये है, ये देखो याद आ, ये जरूर याद रखना। ऑल दिस रिफॉर्म आर इम्प्लीमेंटेड थ्रू नेशनल सेंटर ऑफ कम्युनिकेशन सिक्योरिटी। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। नेशनल सेंटर कम्युनिकेशन सिक्योरिटी है ये, एनसीसीएस। ये है इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी जो कार्यान्वयन करेगी इस चीज को। और बाकी तो कुछ है नहीं खास इसमें, कोई खास चीज नहीं है। ये एनोलॉजी का मतलब कोई मतलब नहीं होता। ये देखो, ये है एक नया टॉपिक कि वर्ष 2025 के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसकी कुछ प्रमुख उपलब्धियां 2025 के दौरान। ये सब पीआईबी की प्रेस रिलीज की। ये जो अपनी जितनी भी है, ये सारे पीआईबी से ली गई खबरें हैं, लगभग सारी पीआईबी से और अन्य ऑथेंटिक सोर्स से ली गई खबरें हैं। तो इसने बताया कि वर्ष 2025 के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ, ये जो पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन है, इसने क्या-क्या काम किया है? तो सबसे पहले देखते हैं कि इसने आर्थिक विकास और निवेश दिया है। 4.5 करोड़, लगभग 4.5 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव पारित करवा लिया वहाँ पे, ताकि नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट किया जा सके, विकास किया जा सके, विकास के क्षेत्रों, विकास के नए-नए आयाम स्थापित किए जा सके, या फिर रोजगार सृजन होगा, विकास होगा, पैसे लगाएँगे तो रोजगार सृजन होगा, लोगों को नौकरी मिलेगी। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्ट समिट में निवेशकों को विकास के लिए भारी रुचि दिखाई है। लॉजिस्टिक क्षमता में सुधार है। लॉजिस्टिक क्षमता है कि भाई देखो, ये देखो, ट्रेन और ये जितने भी आपने मान लो कोई प्रकार के यातायात के संसाधन होते हैं, जिसमें हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक कोई भी गुड्स को पहुँचा सकते हैं, तो वो व्यवस्था है कि एक प्रकार से लॉजिस्टिक हो जाती है, ताकि हमारे आवागही जो क्षमता हो, वो आवागमन की जो क्षमता हो, वाहनों की, जो किससे संबंधित हो, किसी गुड्स से या फिर किसी सर्विस से, तो वो चीज़ उसपे सुधार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है वो पहाड़ी एरिया है। वो क्या है? हिली है, हिली एरिया है। हिली एरिया है तो यहाँ पे दिक्कत आती है। यहाँ पे गाड़ियों में, ट्रेनों में, ट्रेन तो खैर वहाँ पे क्या ही बनेगी, पटरियाँ क्या बनती होगी। और नदियों में, नदियाँ भी देखो वहाँ पे है नहीं, नदियाँ है तो भी उबड़-खाबड़ है, तो वहाँ पे जहाज की भी थोड़ी समस्या आ सकती है कि वहाँ पे कोई जहाज चलेगी या नहीं चलेगी। इन क्षमताओं में हमें सुधार करना है। ये सुधार किया गया है वहाँ पे। और देखो, ये सबसे चीज़ है, जीआई टैग मिल गया।
जीआई टैग मिल गया अब तक लगभग 2025 में 150 प्रोडक्ट है नॉर्थ ईस्ट के जिनको जीआई टैग मिल गया। ग्लोबल इंडिकेशन कहते हैं इसको, भौगोलिक संकेतक कहते हैं। इसका मतलब जीआई टैग मिल जाता है तो इसका मतलब ये माना जाता है कि ये चीज़ उसी स्थान से बनाई गई है जिस स्थान पे ये पैदावार इसकी अच्छी होती है। मान लो जैसे हम कहते हैं ना भुजिया, भुजिया को मान लो जीआई टैग मिल गया, इसका मतलब बीकानेरी भुजिया को जीआई टैग मिल गया है। तो इसका मतलब अब बीकानेरी भुजिया का उपयोग करने से पहले आपको वो स्वाद देना होगा। लोगों में विश्वास होगा कि अगर इस बीकानेरी भुजिया को जीआई टैग मिला है, इसका मतलब ये भुजिया निश्चित रूप से बीकानेर से बना है या फिर बीकानेर वाली तकनीक से बना है। लोगों में विश्वास हो जाता है जीआई टैग से और ये हमारे लिए जब हम विदेशी व्यापार करते हैं, हम विदेश में व्यापार करते हैं, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। स्थानीय कृषि, हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों के लिए वैश्विक पहचान दिलाने में मदद की है इसने, जीआई टैग में, ठीक है? नवाचार और कौशल और संस्कृति यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर नेस्ट की स्थापना हुई है। नेस्ट की स्थापना नॉर्थ ईस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर की स्थापना की गई है। इसमें 22.8 करोड़ लागत से नवाचार अनुसंधान को बढ़ावा देगा, इतना इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है। 22.98 करोड़, ठीक है, सीआर। बाँस और अगरवुड उद्योग को बढ़ावा। ये अगरवुड एक लकड़ी है, बाँस है, ये 96% नॉर्थ ईस्ट में ही होती है, नॉर्थ ईस्ट में ही होती है। तो इसके उद्योग इसका इस कुछ सामग्री बनाने में इनका उपयोग किया जाता होगा, तो इन उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। और अष्टलक्ष्मी दर्शन का मतलब है कि ये जो 8 स्टेट हैं, अब सिक्किम को भी शामिल कर लिया, 7 तो बहनें थी, उसके बाद सिक्किम को भी इसमें शामिल कर लिया, तो ये फिर 8 हो गई। अब इसमें जो अदर स्टेट के जो युवा हैं, भारत के जो बाकी स्टेट के जो युवा बनते हैं, जो नॉर्थ के हैं, साउथ के हैं, तो इनको यहाँ पे ले जाए और इन कल्चर से रूबरू कराया जाए। जो नॉर्थ ईस्ट का कल्चर है, इनसे रूबरू कराया जाए। इनका नाम अष्टलक्ष्मी पड़ गया, पहले 7 सिस्टर था, फिर सिक्किम को भी शामिल कर लिया, फिर ये अष्टलक्ष्मी बन गया, ठीक है? अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं कि मेजर अचीवमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2025, यानी कि दिसंबर हो गया, खत्म हो गया, तो इसमें क्या-क्या उपलब्धियां नॉर्थ ईस्ट इस मिनिस्ट्री ने ली है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया डेवलपमेंट सर्च कैसे हो गया? देखो, एक तो 4.8 लाख करोड़ का यहाँ पे निवेश हुआ है, निवेश अट्रैक्ट किया इन्होंने। 150 लोकल प्रोडक्ट को क्या मिला यहाँ पे? जीआई टैग मिला है। बूस्टिंग की बंबू एंड अगरवुड इंडस्ट्री, अगरवुड इंडस्ट्री एंड बूस्टिंग की बंबू अगरवुड इंडस्ट्री, इसमें क्या होगा? इसमें इसको बूस्ट करना है बंबू को, और ये जो अगरवुड इंडस्ट्री इसको, क्योंकि 96% मैंने क्या बताया था, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होता है। उसके बाद क्या है कि स्ट्रेंथनिंग जो रीजन लॉजिस्टिक है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पे लॉजिस्टिक की समस्या है, उसको हमें स्ट्रेंथ करना है। पहाड़ों में ना तो सड़क बन सकती है, ना वहाँ पे रेल का भी वहाँ पे पटरियाँ बिछाने में दिक्कत आती है, और नदियाँ भी ऐसी उबड़-खाबड़ होती है कि वहाँ पे जहाज़ों को ढंग से चलाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पे इसको सुधार करना है। इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट, ये तो आप बताने की कोई खास चीज़ है नहीं। ये देखो, नॉर्थ ईस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर है, ये मैंने बता दिया आपको, लगभग 23 करोड़ में एक क्लस्टर बनाया जाएगा जो साइंस और टेक्नोलॉजी से हो, नॉर्थ ईस्ट में ही हो, नॉर्थ ईस्ट वालों को यहाँ आने की ज़रूरत ना पड़े। और अष्टलक्ष्मी दर्शन मैंने बता ही दिया कि इसमें अभी तक इसमें रिपोर्ट में ये इम्पोर्टेंट नहीं है रिपोर्ट की 1280 स्टूडेंट यहाँ पे क्रॉस इंडिया में गए हैं नॉर्थ ईस्ट में लिए, ये ज़रूरी नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि ऐसा कुछ अष्टलक्ष्मी दर्शन का काम, ऐसी कोई योजना, प्रोग्राम चल रहा है कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट के लिए। उसका मतलब क्या है कि जो रिमेनिंग भारत के जो नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के जो रिमेनिंग इंडिया के यूथ है, उनको नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्ट किया जाए, उनके कल्चर के साथ कनेक्ट किया जाए। ये इसका मुख्य उद्देश्य है अष्टलक्ष्मी दर्शन का। अगला टॉपिक है हमारा, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य विषय होगा एआई का लोकतांत्रिकरण और एआई की असमानता को दूर करना। यानी कि अभी जो वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है, एक तो इसको क्या करना है, हमें लोकतांत्रिक करना है। किसी एक कंपनी या कुछ चंद कंपनियों के क्या हो के पास, एक कंपनी या कुछ चंद कंपनियों के पास में इसकी पावर या इसका नियंत्रण, कंट्रोल ना रहे। तो इसको क्या करना है, हमें इसका एआई का लोकतांत्रिकरण करना है और इसकी एआई की असमानता को दूर करना है। असमानता का मतलब कि मान लो रिलायंस के पास तो एआई यूज़ करवाने के लिए, मान लो रिलायंस ने आपको फ्री दे दिया, और बीएसएनएल है, वो कुछ दे नहीं पा रहा आपको, या फिर आपके लिए कुछ प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है पैसे की वजह से, तो ये इनमें असमानता हो सकती है यूज़र्स के बीच में। इनको कम करना कि भई रेट, एक वाजिब रेट रखो दोनों, ताकि इसके यूज़र भी यूज़ कर सकें, इसके यूज़र भी यूज़ कर सकें। और लोकतांत्रिकरण कैसे कि सिर्फ़ रिलायंस का ही अधिकार ना हो, बाकी सबको भी आप एआई यूज़ करने के लिए, बीएसएनएल हो गई, ये वीआई हो गया, जितने भी हो गए, मान लो हर कंपनी, ये तो सिर्फ़ मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, कि सबको एआई यूज़ करने का अधिकार होना चाहिए। अब ये इंडिया एआई इम्पैक्ट है, समिट है ये 2026, ये 2026 में होगी, सभी के लिए एआई का भविष्य है, ये समिट 2026 में होने वाली है। इसमें क्या, सभी के लिए एआई का भविष्य है। इसको देख लेते हैं, शिखर सम्मेलन का दृष्टिकोण सिद्धांत क्या है? एआई का लोकतांत्रिकरण होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बता दिया, एआई सबके लिए होना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब ये है कि लोगों के लिए होना चाहिए।
एआई की एक व्यापक और समतावादी तकनीक के रूप में उपलब्ध कराना। ये 3 मार्गदर्शक सिद्धांत है। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में ये पूछे जा सकते हैं कि जो अभी समिट हुई थी, इसके मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है? लोग यानी पीपल, ग्रह यानी प्लैनेट और प्रगति यानी प्रोग्रेस, 3 पी सिद्धांत है। लोग, ग्रह और प्रगति। शिखर सम्मेलन 3 सिद्धांतों पे, लोग, ग्रह और प्रगति यानी पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। ये कह रहा, इसके जो सचिव हैं, ये जो सचिव हैं एआई के, जो कहते हैं ना, MEITY, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसके जो सचिव हैं, ये कहते हैं कि हमारा मकसद एआई के क्षेत्र में उभर रहे अंतर को कम करना है। ठीक है? अब ये 7 प्रमुख विषयगत चक्र होते हैं, और 7 चक्र तो नहीं है, ये फ़ोकस क्षेत्र है, इनके ऊपर इनका फ़ोकस रहेगा। किसका? इस समिट का। क्या फ़ोकस था? तो मानव केंद्र का विकास हो, विकास जो हो मानव केंद्रित हो, या हमेशा सेंटर में ह्यूमन होना चाहिए। जो भी विकास हो रहा है उसको देख के, ह्यूमन को देख के होना चाहिए। यानी मानव पूँजी, सामाजिक सशक्तिकरण और सुरक्षित विश्वसनीय एआई पर ध्यान केंद्रित करना, सतत और नवाचार पहुँच हो। तो पहुँच, सतत नवाचार और पहुँच हो, यानी कि जो हम नवाचार कर, इनोवेशन कर रहे हैं, वो सतत हो और उसपे सबकी पहुँच हो। किफ़ायती समाधान हो, वैज्ञानिक अनुसंधान और डेटा व कंप्यूटिंग जैसे एआई संसाधन तक समान पहुँच होनी चाहिए सबकी। आर्थिक विकास और सामाजिक भलाई होनी चाहिए। स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई अनुप्रयोग का विस्तार करना। आप एआई का प्रयोग हेल्थ के लिए करो, एग्रीकल्चर में करो और एजुकेशन में करो। हेल्थ में, जैसे हेल्थ में करोगे तो आपको बहुत जल्दी पता लग जाएगा कि इस टीके का क्या उपयोग होगा, ये टीका आगे जाके वर्क करेगा, नहीं करेगा, कहीं नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा। अभी क्या होता है कि एक कोई भी इंजेक्शन इजाद होता है तो उसको 8 से 10 साल उसका परीक्षण चलता है। मान लो किसी को लगा दिया, 5-7 साल या 8-10 साल देखेंगे उसपे कोई, वो क्या कहते हैं उसको, पे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, इस पे कोई किसी को इस टीके से अन्य बीमारी तो नहीं हो रही, तो उस पे परीक्षण चलता रहेगा। अब एआई की मदद से उस टाइम को रिड्यूस किया जा सकता है, बहुत कम समय में किया जा सकता है। पहले, अभी क्या होता है, किसी एनिमल के ऊपर एनिमल के ऊपर क्या किया, इसको परीक्षण किया जाता है, तो अब वो चीज़ भी घटा के एआई अपने आप से देख सकती है। एआई का देखो बहुत विस्तृत उपयोग है, उसको हम अलग से एक टॉपिक क्या, उसके ऊपर अलग से पूरा एक लेक्चर बनाया जा सकता है, एक बुक लिखी जा सकती है, तो आपको पता ही है खैर। और एग्रीकल्चर में भी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के साथ-साथ एजुकेशन में भी कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा इंग्लिश में देखते हैं। द मेन थीम ऑफ द इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 विल बी डेमोक्रेटाइजिंग एआई एंड एड्रेसिंग एआई इनइक्वालिटी। एआई को एक तो डेमोक्रेटिक बनाना है, और एआई की जो इनइक्वालिटी है उसको हमें एड्रेस करना है। ये इस एआई इम्पैक्ट समिट के क्या होने वाले हैं, मेन थीम होने वाली है। ये मैंने आपको बता ही दिया बाकी सारा, कि 3 पी पे है इसके, जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। पीपल के ऊपर, प्लैनेट के ऊपर, प्रोग्रेस के ऊपर 3 गाइडेड प्रिंसिपल है, यानी कि एआई के उपयोग यूज़ करेंगे तो हमारा पीपल को देखना है, प्लैनेट को देखना है, और उसके साथ-साथ एआई के साथ हमारी प्रोग्रेस देखनी है। ये तीनों चीज़ हमारे ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है? और ये एजेंडा ड्रिवन बाय 7 थीमेटिक सर्कल मैंने बता ही दिया आप में, इसमें क्या था, वर्किंग ग्रुप्स होने चाहिए, फोकस ऑन ह्यूमन कैपिटल, ट्रस्टेड एआई एंड डेमोक्रेटाइजिंग रिसोर्सेज है। ये 7 कुछ चक्र हैं, जो इतने खास नहीं है, इसके ऊपर मैंने बता दिया है। की सेगमेंट क्या है, शोकेसिंग इनोवेशन फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टार्टअप, यानी कि स्टूडेंट से स्टार्टअप तक ये हमें एआई यूज़ कर सके। इनइक्वालिटी को भी हमें दूर करनी है, ताकि इसको एक स्टूडेंट भी उतना यूज़ कर सके जितना एक स्टार्टअप कर सकता है। स्टूडेंट से अपना वो प्रोजेक्ट बना के वो स्टार्टअप में निवेश कर सके, इस योग्य उसको खुद को बनाना है एआई का यूज़ करके। ठीक है? जैसे कि मैंने ये इन्फोग्राफिक बनाया है एआई का यूज़ करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये थोड़ा-सा एक अच्छा टॉपिक है कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने असम के गुवाहाटी में ज्योति विष्णु अंतर्राष्ट्रीय कला मंदिर का उद्घाटन किया। अब ये ज्योति विष्णु अंतर्राष्ट्रीय कला मंदिर, या तो ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? गुवाहाटी में। ये कहाँ है? गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ है? असम में। अब ये है क्या ज्योति विष्णु? ये 2 महान साहित्यकार और कलाकार थे। ज्योति विष्णु अग्रवाला और ज्योति प्रसाद अग्रवाला और विष्णु प्रसाद राभा। ये अलग-अलग व्यक्ति हैं, ज्योति प्रसाद अग्रवाला और विष्णु प्रसाद राभा। इनकी स्मृति में ये सम्मिलित रूप से बनाया गया, इनके दोनों के नामों से सम्मिलित रूप से बना है ज्योति विष्णु सभागार। असम के विकास का परिचायक है। अब ये छोड़ो, है क्या ये देखो, ज्योति प्रसाद कौन थे? ज्योति प्रसाद अग्रवाला थे ना, वो असम के सिनेमा की नींव इन्होंने डाली थी। संगीत, नाटक, साहित्य को देशभक्ति के साथ जोड़कर असम की जनता में आज़ादी की ललक जलाई थी। ये आज़ादी से पहले के कार्यरत व्यक्ति थे, जिन्होंने सिनेमा की नींव डाली और संगीत, नाटक और साहित्य के माध्यम से लोगों को बताया कि आपको कितना प्रताड़ित किया जा रहा है, आपके पास आज़ादी होनी चाहिए, आपका खुद का देश है। तो ये किसने चलाया था? ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी ने। और ये जो गुरु विष्णु प्रसाद थे, ये कौन थे? ये इन्होंने आर्ट के माध्यम से आम लोगों में, मज़दूरों, किसानों, आदिवासियों को आज़ादी के आंदोलन के साथ जोड़ा था। ये अपनी आर्ट के हिसाब से, तो दोनों ने अपने-अपने हिसाब से लोगों को आज़ादी की तरफ, लोगों को क्या किया? आज़ादी की तरफ प्रेरित किया कि आप आज़ादी, हमें हमारा हक है, हम
लेनी ही चाहिए, हमें गुलाम मानसिकता से ऊपर उठना चाहिए। ये काम किसने किया था? दोनों ने, ज्योति प्रसाद अग्रवाला और गुरु विष्णु प्रसाद रभा। तो ये पर्सन इन न्यूज़ और आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से भी टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से। अब इंग्लिश में देख लेते हैं कि यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर मिनिस्टर श्री अमित शाह जी इनॉग्रेटेड ज्योति विष्णु इन इंटरनेशनल आर्ट टेम्पल। तो ये पूछा जा सकता है, वेयर इज ज्योति विष्णु इंटरनेशनल आर्ट टेम्पल सिचुएटेड? कहाँ पे है? गुवाहाटी, असम में। ज्योति विष्णु ऑडिटोरियम है, किसके मेमोरी में बिल्ड किया गया है? श्री ज्योति प्रसाद अग्रवाला और गुरु विष्णु प्रसाद रभा की मेमोरी में। ये कौन थे? ये वो व्यक्ति हैं, ज्योति प्रसाद अग्रवाला, जिन्होंने असमीज सिनेमा की फाउंडेशन डाली थी और लोगों को क्या किया? पीपल को फ्रीडम फील कराई कि आप फ्रीडम ले सकते हो। किसके द्वारा? म्यूजिक, ड्रामा और लिटरेचर के द्वारा, कि आप फ्रीडम को फील करो, फ्रीडम आपकी ही है, ये आपकी डिजायर होनी चाहिए फ्रीडम के लिए। और यही काम आर्ट के द्वारा किसने किया था? विष्णु प्रसाद रभा जी ने, ठीक है? ये लोगों को, कॉमन पीपल थे, लेबर थे, फार्मर थे, ट्राइबल थे, इनको फ्रीडम मूवमेंट में लेके आए आर्ट के द्वारा। तो इन दोनों के नाम पे ज्योति विष्णु इंटरनेशनल आर्ट कहाँ बना है? गुवाहाटी, असम में। अब अगला देखते हैं कि ये देखो, केंद्रीय गृह और हम सहकारिता मंत्री के अमित शाह जी हैं अपने। सिर्फ गृह नहीं है, आप देख लो, सिर्फ गृह मंत्री मानते होंगे, तो गृह के साथ ये सहकारिता मंत्री भी हैं, ध्यान रखना। ये भी थोड़ा-सा, इन्होंने 2 मिनिस्ट्री इनके पास। इन्होंने क्या किया? एक महापुरुष है श्रीमंत शंकर देव जी, इनकी जन्म स्थली है बटाद्रवा, हान। यहाँ पे एक परियोजना का लोकार्पण किया। ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से। ये शंकर देव जी महाराज कौन है? ये महापुरुष हुए थे 16वीं शताब्दी में। 16वीं सदी में एक महापुरुष हुए थे, महापुरुष श्रीमद शंकर देव। इन्होंने एक नव वैष्णव धर्म की स्थापना की और पूर्वोत्तर में इसे प्रतिस्थापित करवाया था। इन्होंने क्या किया था? एक नव वैष्णव धर्म की स्थापना की और पूर्व उत्तर में इसे प्रतिस्थापित किया था। इन्होंने एक शरण नाम धर्म परंपरा का आयोजन किया। एक शरण नाम धर्म परंपरा। तो ये पूछा जा सकता है कि एक शरण नाम धर्म परंपरा किस संत से संबंधित है? तो किससे है? श्रीमद शंकर देव जी से। और शंकर देव जी ने कौन से धर्म का प्रतिपादन किया था? नव वैष्णव धर्म, ठीक है? और इस परियोजना के, इस जो लोकार्पण किया था, इसके दौरान अमित शाह जी ने कुछ स्टेटमेंट दिए थे। हमने डायरेक्ट उनके स्टेटमेंट को उठाया ताकि वो थोड़े बहुत देख सकें। ये अमित शाह जी के स्टेटमेंट है। क्या? उन्होंने कहा कि गोपीनाथ बोरदोलोई थे, उन्होंने असम को भारत में जोड़ने के लिए देश के प्रथम प्रधानमंत्री को मजबूर किया था कि भाई वो असम को चाइना या उस तरफ अपना क्या है ये, मेनली चाइना को देना चाहते थे। तो उसको मजबूर किसने किया? गोपीनाथ बोरदोलोई ने। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जेएलएन जवाहरलाल जी नेहरू। इनको कहा था कि नहीं भाई, असम भारत का हिस्सा है, भारत का ही होना चाहिए। ये स्टेटमेंट है अमित शाह जी के। वो कहते हैं कि वे न होते तो असम भारत का हिस्सा न होता, यानी कि इन्होंने इनको याद किया है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोपीनाथ बोरदोलोई कौन थे और इनका संबंध किस राज्य से है? इनका संबंध असम से है। और ये, इन्होंने असम को भारत में जोड़ने के लिए क्या किया था? प्रथम प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिया था। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सरायदेव मोइदम को शामिल किया कराकर विश्व भर के पर्यटकों को असम में लाने का प्रयास किया गया। ये अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। कौन गिना रहे हैं? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी। ये अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं सरकार की। भाई देखो, हमने इसको सरायदेव मोइदम है, इसको शामिल करवा दिया किसके? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और इसके अलावा हमने गमोसा को जीआई टैग दे दिया। गमोसा एक गले में डालने का एक ऐसा यंत्र, वो है कपड़ा जिसपे कुछ चित्रकारी बनी होती है, वो उसे गमोसा कहते हैं। वो जो चीफ मिनिस्टर है इनके असम के, वो हमेशा गले में ऐसे, हेमंता बिस्वा शर्मा गले में डाले रहता है, वो हमेशा गले में डाले रहते हैं, वो गमोसा है। और ये क्या है? ये कहते हैं 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र, जिस पर वृंदावन में श्री कृष्ण के बचपन के जीवन के सारे प्रसंग उकेरे जाते हैं और जिसे एक प्रकार से श्रीमंत शंकर देव ने ही डिजाइन किया था। इसकी भी इन्होंने प्रदर्शनियाँ लगवाई है। इसको भी, वृंदावनी वस्त्र को भी इन्होंने क्या किया है? लोगों के सामने लेके आए हैं प्रदर्शनियाँ करके, यानी कि इस कल्चर को उन्होंने लोगों के सामने लाके प्रकट किया है। ये स्टेटमेंट थे अमित शाह जी के इसके दौरान। थोड़े बहुत हमारे लिए काम के उपयोगी हैं। भई इसको जीआई टैग मिला हुआ है, इसको यूनेस्को में मिल गया है। ये किससे संबंधित थे? आज़ादी से संबंधित थे और असम से संबंधित थे, गोपीनाथ बोरदोलोई। और वृंदावन वस्त्र किससे संबंधित है? श्रीमद शंकर देव से, ठीक है? इस परिप्रेक्ष्य में हमको इनको देखना है। और इसके अलावा देखें तो यूनियन होम मिनिस्टर इंग्लिश में ये है, श्री अमित शाह जी इनॉग्रेटेड द रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ भक्तद्रवा थान बर्थ पैलेस ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटी श्री श्रीमंत शंकर देव जी इन नगांव डिस्ट्रिक्ट नगांव डिस्ट्रिक्ट है असम का। वहां पे ये कौन थे? ये 16th सेंचुरी के सेंट थे। 16 सेंचुरी के एक सेंट हुआ करते, जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने नियो
वैष्णविज्म वैष्णविज्म रिलीजन, नव वैष्णव धर्म, और इसके साथ क्या किया था, एक शरण नाम धर्म, इनका इन्होंने क्या किया था, स्प्रेड किया था थ्रू आउट नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। और इसके अलावा स्टेटमेंट थे ये अमित शाह जी के, गोपीनाथ बोरदोलाई कंपेल्ड द कंट्रीज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू इंटीग्रेटेड असम इनटू इंडिया, इनको कंपेल्ड किया था, इनको बाधित किया था, प्रेशराइज किया था। हैड ही नॉट एक्टेड, अगर वो काम नहीं करते तो असम वुड नॉट हैव बीन पार्ट ऑफ इंडिया, अगर ऐसा नहीं होता तो असम भारत का पार्ट नहीं होता, ये इनके स्टेटमेंट थे। उन्होंने फिर सरायदेव मैदान का उपयोग बताया कि इनको हमने यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करवा दिया, गमोसा को जीआई टैग दिला दिया, और वृंदावनी वस्त्र है जो 16th सेंचुरी का और श्रीमंत शंकर देव जी से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नव वर्ष के पूर्व जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान व नवाचार परिषद, जिसको कहते हैं ब्रिक, को कहते हैं ब्रिक के नए सचिवालय परिसर का उद्घाटन किया। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक इसका नया परिसर बनाया है दिल्ली में, नई दिल्ली में जो भवन है, सचिवालय सेक्रेटरीट है, वहीं पे ही इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो अब ये कुछ खास नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं क्योंकि आज ये न्यूज में है। जैव विनिर्माण के क्षेत्र में भारत वैश्विक स्तर पर 12वें स्थान पर है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में ब्रिक की परिकल्पना नवंबर 2023 में की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत के लगभग 14 प्रमुख संस्थानों को एकीकृत संस्थानगत ढांचे के अंतर्गत लाना है, ताकि शासन में सुगमता सुनिश्चित की जा सके, प्रभावी एकीकरण हो और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सके। ये इसका उद्देश्य था ब्रिक का, ठीक है। ये ब्रिक है, देखो, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, ये है ब्रिक, इसका उद्देश्य था। केंद्रीय मंत्री ने ब्रिक द्वारा शुरू की गई प्रमुख गतिविधियों की समीक्षा करते हुए कहा है कि बायो ई3 नीति के अंतर्गत ब्रिक भारत के जैव विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र की मेरुदंड के रूप में उभर रहा है। अब भारत इस नीति के तहत क्या हो गया, जैव विनिर्माण में पारिस्थितिकी तंत्र की मेरुदंड, यानी कि उनका मेन जो रीढ़ की हड्डी है, उसके रूप में ये उभर रहा है। कौन, भारत, इस नीति के तहत। अब ये हमारा, अब इंग्लिश में देख लेते हैं कि यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र इनॉग्रेट द न्यू सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, यानी ब्रिक, बिफोर द न्यू ईयर, एंड डिस्क्राइब इट एज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन एम्पावरिंग इंडियाज फ्यूचर बायो इकोनॉमी। ये बायो इकोनॉमी के हमारे फ्यूचर को देखते हुए एक माइलस्टोन है। इंडिया की रैंक कितनी बता रही है, 12th रैंक ग्लोबली इन द फील्ड ऑफ बायो मैन्युफैक्चरिंग। तो जैव निर्माण हो रहा है, विनिर्माण हो रहा है, उसमें हमारी रैंक कौन सी है, 12th। ये कौन कह रहे हैं, जितेंद्र सिंह जी। ये आपको पता है ब्रिक एन ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कंसीव्ड was conceived in November 2023 with the aim of bringing around 14 major institutions in India under a unified institutional framework to ensure ease of governance, effective integration and better coordination among various departments। ये इसका ये ऑब्जेक्टिव था, इसको इसलिए इसको बनाया गया था ब्रिक को। Reviving the key activities initiated by BRIC, the union minister said that under Bio E3 policy, इस Bio E3 policy के अंडर BRIC is emerging as backbone of India's bio manufacturing ecosystem। इस पॉलिसी के तहत ये BRIC है ना, ये इंडिया की बैकबोन होगी जब हम बायो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में देखेंगे तो, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इंडिया की तो समाप्त हो गई न्यूज, इतनी ही थी आज के लिए। अब राजस्थान की दो न्यूज है वो देख लेते हैं, 30 सितंबर 2025 की, जो हम सूजस से देखते हैं, ई सूजस से, ठीक है। क्या है, मुख्यमंत्री द्वारा ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट, जो ग्राम है, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट है ग्राम, इसकी समीक्षा ली है, रिव्यू की है मीटिंग। ये कब होगी, 2026 में लिखा हुआ है, तो 2026 में होगी। तो क्या होगा, अगले वर्ष 3 दिवस का कार्यक्रम है ये। इसमें लगभग कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे, 50,000 कृषक, क्योंकि ये क्या है, एग्रीटेक है, निश्चित रूप से किसान भाग में लेंगे, भाग तो लेंगे। इसके साथ इसके माध्यम से राजस्थान की कृषि क्षमताओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलेगा, यानी कि हम राजस्थान की जो एग्रीकल्चर है उसको कहाँ लेके जा रहे हैं, इंटरनेशनल पोडियम पे, इंटरनेशनल मंच पे लेके जा रहे हैं। इसके द्वारा कृषि क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार, उद्यमिता को प्रोत्साहन करने के साथ ही कृषि प्रसंस्करण और मार्केटिंग को बढ़ावा मिलेगा। कुल मिला के एग्रीकल्चर को हम टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के इसको वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट करने के लिए बना रहे हैं, ये विश्व स्तर पे ये क्या किया जाए, ये कम्पीट कर सके अन्य उत्पादों से, जो अन्य देशों के उत्पाद हैं उनके साथ ये क्या कर सके, प्रतियोगिता कर सके, प्रतियोगी उत्पाद बन सके। इंग्लिश में देख लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली 50,000 फार्मर आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट in this proposed 3-day meet next year।
एंड थ्रू इट राजस्थान एग्रीकल्चर कैपेबिलिटीज विल विल गेट एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म इसको मिल जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, इट विल प्रमोट रिसर्च इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एज वेल एज बूस्ट एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग। ये इससे उनको फायदा हो सकता है। ये जब और इसके बाद जब होगा 3 दिवस के बाद, उसके बाद थोड़ा इसका विस्तृत आएगी, विस्तृत रूप से इसकी सूचनाएं जो मिलेगी हमें, उसमें हम और डिस्कस कर लेंगे। क्या है ये? ग्राम है ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट। बस इसकी समीक्षा मीटिंग ली थी किसने? सीएम साहब देख रहे थे कि भाई कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। अब ये देखो राष्ट्रीय हैकाथॉन शील्ड, ये हैकाथॉन शील्ड का आयोजन हो रहा है। हैकाथॉन, ये हैकाथॉन क्या होता है एक्चुअली में देखो, और कुछ नहीं है हमारे काम का यही है। ये हैकाथॉन होता क्या है? ये एक्चुअली में सामान्यतः ये क्या होता है कि कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं ना, व्यक्तिगत रूप से लोग एक ऐसी इवेंट्स में भाग लेते हैं, एक ऐसे इवेंट्स में भाग लेते हैं, इवेंट्स या वर्कशॉप होती है ये, जहाँ पे रैपिड और कोलैबोरेटिव किसी भी सिचुएशन का हमें रैपिड सॉल्यूशन निकालना है और उनको साथ मिलके कोलैबोरेटिव सॉल्यूशन उसका निकालना है। और 24 टू 48 आवर्स की ये होती है। इसमें काफ़ी इंडिविजुअल साथ में मिलकर आते हैं, यानी कि एक एक प्रकार का ये ऐसा ग्रुप है, कुछ लोगों का या कुछ व्यक्तिगतों, कोई संस्थान भी हो सकते हैं, व्यक्तिगत संस्थान, जो क्या करते हैं कुछ समस्याओं के ऊपर चर्चा करते हैं और कुछ समस्याओं के ऊपर चर्चा करने के बाद उनका एकदम ऐसे इंजीनियरिंग के रूप में उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं कि भई इसका समाधान कैसे निकल सकता है। तो उस चीज़ को कहा जाता है हैकाथॉन। ऐसे ही हैकाथॉन का आयोजन होने जा रहा है राजस्थान में, कहाँ पे? जयपुर में। जयपुर में कहाँ पे? शील्ड में आयोजन होगा। केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान, सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग, सीडीटीआई, सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये जयपुर में है, जोटवाड़ा के पास है शायद ये। 2 दिवसीय 29-30 को हुआ है। और राष्ट्रीय एकता शील्ड, शील्ड का मतलब ये है SHIELD। इसका नाम किस पे पड़ा है? इसका नाम इस पे पड़ा है शील्ड 1.0। एस से हो गया स्मार्ट हैकाथॉन, एच से हैकाथॉन हो गया, फॉर आई से हो गया इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस एनफोर्समेंट, और लॉ एंड डिफेंस, एल और डी से एनफोर्समेंट के बाद लॉ एंड डिफेंस। तो इससे नाम पड़ा है शील्ड 1.0, यानी कि ये पहला ही आयोजन है। कहाँ हो रहा है? जयपुर के सीडीटीएस में, ठीक है। तो इसका मुख्य रूप से क्या काम, क्या है इसका? डिजिटल फोरेंसिक, साइबर अपराध रोकथाम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सर्विलेंस इंटेलिजेंस जैसी गंभीर विषयों पर ये केंद्रित है। इसका लक्ष्य है उन्नत प्रणालियों विकसित करना, भारत की आंतरिक सुरक्षा और पुलिस की क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और अधिक सुदृढ़ बना सके। ये इसका उद्देश्य है। अब इसको इंग्लिश में भी थोड़ा देख लेते हैं कि लॉन्च द नेशनल हैकाथॉन शील्ड। इसका हमने देख ही लिया पूरा, 2 डेज है नेशनल हैकाथॉन है। कहाँ पे है? कहाँ पे है? सीडीटीएस में, सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। कहाँ पे? ये जयपुर में। और शील्ड इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्मार्ट हैकाथॉन इंटेलिजेंस इन्फोर्समेंट लॉ एंड डिफेंस, ये इसका फुल फॉर्म है। ये पूछा जा सकता है राजस्थान के एग्जाम में, ये राजस्थान के लिए ही इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर कोई इंडिया की तैयारी कर रहा है जैसे यूपीएससी की, एसएससी की, तो उसके लिए ये टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये राजस्थान की तरफ से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। दिस इवेंट primarily focus on critical subjects such as digital forensic, cybercrime prevention, artificial intelligence and surveillance intelligence। ये इसके लिए इसमें ये सब देखा जाएगा। और इसमें तरह-तरह के विभिन्न डिपार्टमेंट के, जैसे कोई आईटी डिपार्टमेंट का आएगा, पुलिस डिपार्टमेंट में आएगा, पुलिस में भी बहुत डिपार्टमेंट हो गए, साइबर क्राइम वाले हो गए, और जो भी एक इंजीनियरिंग या अपने साइबर या एआई से संबंधित लोग होते हैं, वो यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और उसके बाद समस्याओं का समाधान करते हैं। कौन सी समस्याएँ हैं? कि डेवलप करना है, एडवांस सिस्टम करना है दैट मेक इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत कर सके, और पुलिसिंग कैपेबिलिटीज़ को क्या कर सकते हैं? मोर कॉम्पिटिटिव बना सके, रोबस्ट बना सके ग्लोबल स्केल पे, ताकि हम ग्लोबल वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट कर सकें इस चीज़ में। ये ऐसा नहीं है कि कोई बाहर बैठा-बैठा हमारे सिस्टम में ताक-झाँक कर रहा है और हम उसका कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। हम उसका ना तो लॉ के रूप में या फिर ना कुछ ऐसा उसका बिगाड़ पा रहे हैं। तो ये सब हमारे करने के लिए हमने ऐसे हैकाथॉन का आयोजित करते रहते हैं निरंतर रूप से। तो ये शायद हमारा
पहला ही हैकाथॉन था, जो 29 और 30 दिसंबर को आयोजित हुआ था जयपुर के सीडीटीआई में, ठीक है? और आज की हमारी इतनी न्यूज़ थी, नेक्स्ट मिलेंगे अगले न्यूज़ लेके, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपने आप को मन लगा के पढ़ें और अच्छे कर्म करते रहो। चलिए, गुड बाय।